तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हम लोगों को गॉस थ्योरम पढ़ना है, लेकिन गॉस थ्योरम से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान रहे थे। उसमें हम लोगों ने एक चीज़ जानी भी थी, घनकोण के बारे में। घनकोण क्या होता है तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 ना। अच्छा, ये चैप्टर नंबर है तो 1, लेकिन अगर हम पुरानी बुक के अनुसार देखेंगे, मतलब जो कुमार मित्तल वाली बुक थी उसके अनुसार ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मतलब एक पार्ट पहले जो पार्ट हुआ करते थे, मतलब चैप्टर हुआ करते थे, उसके अनुसार अब एनसीईआरटी में ये है कि 2 चैप्टर का लगभग एक चैप्टर है। पहला वाला जो चैप्टर है हमारा, वो 2 चैप्टर को मिला करके एनसीईआरटी में रखा गया है। अगर आप मित्तल वाली बुक देखेंगे तो उसमें अलग अलग 2 चैप्टर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मित्तल वाली के अनुसार हम लोग दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे और अपने एनसीईआरटी के अनुसार पहला चैप्टर ही हमारा चल रहा है। ठीक है, तो या फिर हम कहें कि चैप्टर 1 का एक पार्ट खत्म हो गया है, दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया है। यहाँ से थोड़ा सा अलग टाइप में तुमको फिजिक्स मिलेगी। ठीक है, चैप्टर 1 है और आज का लेक्चर नंबर है 10 शायद ना, लेक्चर नंबर 10 है। चलो देखते हैं। हम लोग घनकोण पढ़ चुके थे। घनकोण क्या था, कोई बता सकता है क्या? घनकोण क्या होता है? किसी गोले के पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं। ये हम लोग जान चुके थे। ठीक है, और इसका जो मात्रक था क्या था? स्टेरेडियन, और इसे हम लोग ओमेगा से व्यक्त करते हैं नॉर्मली। ठीक है, हमने फार्मूला भी एक देखा था कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू होता है ए अपान आर स्क्वायर, और अगर हम डी ओमेगा की बात करें तो डी ए अपान आर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अगर ये लंबवत ना हो करके थीटा अंश के कोण पर होता है तो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर आर जो है वो क्या है? त्रिज्या है, उस गोले पृष्ठ की त्रिज्या होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डी ए है उस पृष्ठ का छोटा सा क्षेत्रफल। डी का मतलब है वो छोटा हो गया। ठीक है, ए है अगर क्षेत्रफल तो डी ए मतलब छोटा सा क्षेत्रफल। ओमेगा अगर घनकोण है तो डी ओमेगा मतलब छोटा सा घनकोण। बात क्लियर? चलो अब हम लोग स्टेरेडियन के बारे में जानते हैं, क्योंकि स्टेरेडियन की परिभाषा कई बार पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, तो स्टेरेडियन की परिभाषा आज हम लोग जानेंगे कि स्टेरेडियन किसे कहते हैं। ठीक है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन मैंने कल समझाया भी था, आज उसकी परिभाषा लिख लेनी है। एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, किंतु वह पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जितना भी कोण बनाया जाएगा उसे हम एक स्टेरेडियन कहते हैं। बात क्लियर है? इसी को हम लोग आज लिख लेते हैं। हेडिंग लगा लीजिए स्टेरेडियन और उसमें लिख लीजिए एक स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन वह घनकोण है एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी गोले लेते रहे हैं, किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है, जबकि उस पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो।
वर्ग के बराबर हो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, जबकि उस पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। ठीक है, अब एक और छोटी सी बात हम लोग जान लेते हैं। घनकोण हम लोगों ने फार्मूला पढ़ ही लिया है। घनकोण का फार्मूला डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर। अगर हम संपूर्ण घनकोण की बात करें, संपूर्ण घनकोण का मतलब ये देखो, ये डी ओमेगा का मतलब है उस गोले के छोटे से क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया घनकोण। जब हम संपूर्ण घनकोण की बात करेंगे तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया घनकोण होगा। यही तो बात होगी। तो संपूर्ण घनकोण की जब भी हम बात कर रहे होंगे तो संपूर्ण घनकोण को केवल ओमेगा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, डी तो हम लोग छोटे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, और एक बात मैंने बताई भी थी शायद किसी लेक्चर में, कि योगफल का मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, योग। ठीक है, अब ये योग, अगर हम ये छोटा सा, मान लिया ये हमारा गोला है, इसका छोटा सा क्षेत्रफल है एक डी ए। ठीक है, इसी प्रकार के सभी छोटे से क्षेत्रफलों को अगर जोड़ लें, छोटे छोटे डी ए डी ए डी ए डी ए सभी को जोड़ लें तो इसका पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम पूरे क्षेत्रफल को अगर हम ए बोले तो ए क्या है, एक डी ए डी ए डी ए, और जितने भी इसमें डी ए बनेंगे उन सबका योग होगा। हमने बताया था कि योग को हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रल। तो इंटीग्रल डी ए लिख दें तो समझ लो ये घनकोण मतलब सभी क्षेत्रफलों का योग लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इंटीग्रल डी ए और ए का मतलब एक ही है। उसी प्रकार ओमेगा लिखें या फिर हम इंटीग्रल डी ओमेगा लिखें, बात एक ही रहेगी। डी ओमेगा का योगफल क्या होगा, पूरा ओमेगा। ठीक है, छोटे छोटे डी ओमेगाओं का योगफल क्या हो जाएगा, पूरा ओमेगा हो जाएगा। तो इंटीग्रल डी ओमेगा, ठीक है, या ओमेगा एक ही बात होगी। लेकिन यहाँ पर हम जब घनकोण की बात कर रहे होते हैं तो गोलीय पृष्ठ होता है, कोई गोलीय पृष्ठ होता है तो पूरा बंद होता है, कहीं से खुला तो नहीं होता है। जैसे ऐसा तो पृष्ठ हो नहीं सकता कि बाहर एक तरफ खुला हो। गोलीय पृष्ठ है तो पूरा बंद होगा। ठीक है, तो बंद पृष्ठ के लिए हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल लगाते हैं, ये क्लोज्ड इंटीग्रल बोला जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता जाता है ये बंद पृष्ठ यहाँ पर लिया गया है। तो ओमेगा लिखें या क्लोज्ड इंटीग्रल लिखें, क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा लिखें, बात एक ही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब क्लोज्ड इंटीग्रल अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा का मतलब तो हमारा यही है डी ए अपान आर स्क्वायर। यही तो हुआ। ओमेगा बराबर हमारा क्या हुआ, क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। क्लोज इंटीग्रल तो ऐसे रहा, डी ओमेगा का मतलब डी ए अपान आर स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पर आर त्रिज्या तो बदलेगी नहीं गोले की, तो ये तो कांस्टेंट है। जो चीज़ कांस्टेंट होती है, जो बदलती नहीं है, उसको हम इंटीग्रल से बाहर कर लेते हैं। तो 1/r तो बाहर, सॉरी 1/r स्क्वायर तो बाहर। ठीक है, इंटीग्रल के भीतर बचेगा हमारा क्या, डी ए। अब डी ए का मतलब है छोटा सा क्षेत्रफल, इंटीग्रल डी ए का मतलब क्या है, छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग, जिसे हम पूरा क्षेत्रफल कहेंगे। ये तो कहेंगे। और पूरे क्षेत्रफल का मतलब गोले का पूरा क्षेत्रफल। गोले का पूरा क्षेत्रफल मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठ, जो उसका पूरा पृष्ठ होता है, वही तो हो जाएगा। और गोले के पृष्ठ का फार्मूला हम लोग जानते हैं, किसी को पता है, 4πr स्क्वायर। गोले का पृष्ठ या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसे ओमेगा इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर लिखें, और यहाँ पर लिख सकते हैं 4πr स्क्वायर, क्योंकि डीए का मतलब था क्षेत्रफल छोटा सा, इंटीग्रल डीए का मतलब था पूरा क्षेत्रफल, और गोले का पूरा क्षेत्रफल मतलब गोले का पूरा पृष्ठ, और पूरा पृष्ठ होता है 4πr स्क्वायर। यहाँ से हम r स्क्वायर काट सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू बनेगा 4π। ये क्या है, ये है संपूर्ण घनकोण। इससे बड़ा घनकोण नहीं हो सकता, ये इससे बड़ा घनकोण नहीं हो सकता। जैसे अगर हम कोण की बात करते हैं तो सबसे छोटा कोण तो 0 होता है, फिर 90 अंश आता है, इतना, ये 90 अंश का कोण है, फिर 180 अंश का हो जाता है, इसको मिला लेते हैं 270 बन जाता है, और ये 360 हो जाता है। तो पूरा 360 अंश का कोण होता है
कोण सबसे बड़ा कोण क्या है 360 है। 360 अंश से बड़ा कोण कोई नहीं होता है, फिर वो रिपीट होने लगता है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे बड़े कोण की बात करें अगर तो 2 पाई, पाई का मतलब 180 अंश होता है भाई, रेडियन में अगर इसे कहें तो 2 × 180 मतलब 360 अंश का सबसे बड़ा कोण होता है, ठीक है। तो ये हो गया 360 अंश का मतलब 2 पाई के बराबर। लेकिन घनकोण 4 पाई होता है सबसे बड़ा, ठीक है। तो संपूर्ण घनकोण क्या होता है 4 पाई। जब भी हम संपूर्ण घनकोण की बात करेंगे तो आपको बताना होगा 4 पाई, ठीक है। संपूर्ण घनकोण बोले मतलब ओमेगा बोले, या फिर ओमेगा ना बोले तो हम अगर कहें इंटीग्रल डी ओमेगा कितना होगा तो 4 पाई होगा भाई। ओमेगा और इंटीग्रल डी ओमेगा का मतलब तो सेम ही है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं एक और चीज की तरफ। इसको लिख लो, संपूर्ण घनकोण। संपूर्ण घनकोण क्या होता है 4 पाई। अगर पूरा नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, अपने नोट्स के लिए इतना काफ़ी है, ये समझाने के लिए मैंने समझा दिया पूरा। संपूर्ण घनकोण ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, ठीक। इसके बाद में हम लोग एक और चीज़ के बारे में जानते हैं और फिर गॉस थ्योरम की ओर चलेंगे। तो इसके बाद में जो चीज़ है वो है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। हाँ, ये इंग्लिश वर्ड ही है, हिंदी में भी उससे वही लिखा जाता है, इंग्लिश में भी वही लिखा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर क्या है ये, अब ये समझ लेते हैं, ठीक। इसको मिटा देना। चलो, संपूर्ण घनकोण कितना होता है 4 पाई, याद रखिएगा, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो मैंने एक बात बताई थी, आवेश जब कहीं पर स्थित होता है तो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाता है। वैद्युत क्षेत्र बनाता है तो हम ये मान के चल रहे होते हैं कि आवेश से कुछ रेखाएं निकल रही होती हैं जिन्हें हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। और वैद्युत बल रेखाओं का जो डायरेक्शन होता है किधर से किधर होता है, तो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। अगर एक प्लस ये है, माइनस अगर ये है, तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र तो बनेगा। वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, समझ रहे हैं ना, प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ना ही कहीं दिखती हैं। हम कल्पना करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं जा रही होंगी। अब ये रेखाएं जहाँ पर पास पास में होती हैं, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में होती हैं, वहाँ पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र माना जाता है। जहाँ पर वैद्युत बल क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कमजोर हो जाता है, ठीक है। यही हम मान के चल रहे थे। अब हम लोगों को समझना है वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स कुछ भी नहीं है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो माप है वही वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप। कहीं पर ज्यादा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं तो वहां पर वैद्युत फ्लक्स ज्यादा है, कहीं पर कम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं तो वहां पर वैद्युत फ्लक्स कम है। वैद्युत फ्लक्स हम कह सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स एक्चुअल में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। समझने के लिए ये समझे हम केवल कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर 100 वैद्युत बल रेखाएं कहीं किसी भी पृष्ठ से गुजर रही हैं, मान लिया ये हमारा यहाँ पर ये आवेश रखा है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी ऐसे बल रेखाएं निकल रही हैं, लाखों में निकलती हैं, वास्तव में तो नहीं निकलती हैं, हम लोग जो कल्पना कर रहे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने छोटा सा एक पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं 2, इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, और ये काल्पनिक पृष्ठ ही होगा, वहां पर हम कोई पृष्ठ खींचने वाले थोड़ी हैं, ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ है। लेकिन वो पृष्ठ जो भी हम कल्पना करेंगे वो बंद पृष्ठ मानेंगे, खुला नहीं मानेंगे कि ऐसा कोई पृष्ठ ले लिया भाई, यहाँ पर इंड कहाँ है इसका पता नहीं है, ठीक है। तो हमेशा काल्पनिक बंद पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है। तो काल्पनिक बंद पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ये मान के हम चलें, ठीक है। इसी पृष्ठ को अगर हम यहाँ पर रख दें, उतना ही बड़ा,
तो यहाँ पर ज़्यादा निकल रही हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा है, यहाँ पर फ्लक्स कम है। क्लियर, समझ पा रहे हैं? वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स एक्चुअल में किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप है। क्लियर है? इसका फार्मूला क्या होगा और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं और उसके अनुसार हम लोग एक डेफिनेशन भी इसकी बना लेंगे। ध्यान से देखिए, वैद्युत फ्लक्स को व्यक्त करने के लिए इस साइन का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। क्या है ये? फाई। और ये वैद्युत फ्लक्स है तो फाई ई लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसे ई लगा देते हैं। अभी हम जब आगे चलेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। जब चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर फाई बी लगा देंगे चुंबकीय के लिए, ठीक है। यहाँ पर फाई ई है, ठीक। तो ये वैद्युत फ्लक्स फाई ई से व्यक्त करेंगे हम लोग। फाई ई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। चलो, इसका फार्मूला क्या होता है? तो फाई ई का फार्मूला दिया गया, फाई ई इज इक्वल टू, जिस वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र लिया और जो क्षेत्रफल हमने लिया है, छोटा सा पृष्ठ लिया है, उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो लिया, ठीक। इन दोनों, देखो वैद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है और क्षेत्रफल भी अब हम लोग सदिश राशि लेकर के चल रहे हैं। तो दोनों सदिश राशियां हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस वाला नहीं। क्रॉस वाले में क्या आता है? साइन, डॉट वाले में कॉस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर ए के अदिश गुणन को, डॉट वाले को हम अदिश गुणन कहते हैं, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, और क्रॉस वाले को हम लोग सदिश गुणन कहते हैं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट ये है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब सदिश होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए को हम लोग क्या बोलेंगे? फाई ई। याद रखिएगा, फाई ई जो है वो सदिश नहीं है, ये सदिश नहीं है तो क्या होगा? अदिश होगा ना, तो इसको अदिश लिख देते हैं। ये अदिश राशि है, ठीक है। फाई ई क्या है? एक अदिश राशि है, मतलब जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है एक अदिश राशि है। ये किसके बराबर होता है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम छोटे से क्षेत्रफल की जब बात करेंगे, छोटे से क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वेक्टर ई तो वही होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी बदल जाएगी उस बिंदु पर, लेकिन छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे तो बस डी ए यहां पर कर दिया। तो जब छोटे से क्षेत्रफल की बात करेंगे तो फ्लक्स भी छोटा ही होगा, सो डी फाई उसे बोले, कोई दिक्कत। सो डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा? डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है। हम इसे क्या लिख सकते हैं? डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। वेक्टर हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है जब डॉट वाला हो, और जब क्रॉस होता तो वेक्टर हटाते तो साइन थीटा आता है, ठीक है। सो ई डी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा किसका? किसका फार्मूला हो गया? वैद्युत फ्लक्स का हो गया। अच्छा, क्या हम फाई ई को ये चीज लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, बात एक ही है। डी फाई ई छोटा सा फ्लक्स है, उन सबका योग होगा तो पूरा फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि छोटी छोटी बातें, इंटीग्रल का मतलब यहाँ पर योग होता है सबका, ठीक। चलो, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है इसकी परिभाषा सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखिएगा जरा, हेडिंग डालिए और लिखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं
की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, या एक परिभाषा दूसरी बना सकते हैं फार्मूले के अनुसार। फार्मूला हमारा अभी हमने देखा है फाई ई इज इक्वल टू या डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए है। ठीक है, तो यहां से हम लोग बना सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वेक्टर ई व क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव मतलब वेक्टर डी ए के अदिश गुणनफल को, अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जब भी हम करेंगे फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो फ्लक्स पूरा है। ये हम छोटे से क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, या फिर इसी को डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। यहां पर जो थीटा है वो है क्या? थीटा किसके बीच का कोण है? तो याद रखिएगा ई और डी ए के बीच का कोण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा दोनों के बीच का कोण है थीटा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद में हम लोग अब चलेंगे गॉस थ्योरम की तरफ। चलो, गॉस प्रमेय। मिटा दें इसे। ठीक है, तो अब चलते हैं गॉस थ्योरम की ओर। देखो, कहीं कहीं पर गॉस लिखा होता है, कहीं पर आपको गाउस भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर आपको इस तरह से भी लिखा मिलेगा केवल गॉस। ठीक है, तो बातें सब एक ही होंगी, कंफ्यूजन में ना जाइएगा आप लोग। ठीक है, इंग्लिश में याद रखिएगा, इंग्लिश में एक ही वर्ड GAUSS, गॉस थ्योरम। ठीक, चलो ठीक है, अब गॉस थ्योरम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके कथन को देखेंगे, आखिर क्या ये बताती है, और उसके बाद में हम लोग फिर इसका वो भी देख लेंगे सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले कथन लिख लेते हैं। गॉस थ्योरम का कथन क्या है? गॉस थ्योरम किसके बारे में बताती है, ये लिख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट आखिर है क्या? इसमें बताया गया है किस चीज़ के बारे में? जैसे वैद्युत कूलाम के नियम में हम लोगों ने वैद्युत बल के बारे में जाना था। गॉस थ्योरम यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताती है। किसके बारे में? वैद्युत फ्लक्स के बारे में। लेकिन गॉस थ्योरम वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताएगी, लेकिन किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताएगी। ठीक है, हमेशा जब भी हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर बंद पृष्ठ होना जरूरी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो गॉस थ्योरम में बताया गया किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ ही होगा हमारा, तो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से लिख लीजिएगा ये स्टेटमेंट, फिर हम लोग समझते हैं। ठीक है, किसी काल्पनिक
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित, अच्छा एक काम करिएगा, गुजरने वाला ना लिखें, ये लिखें निर्गत या निकलने वाला, निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, मतलब फाई ई, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई कितना होता है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कितना आवेश है, मान लिया मैंने क्यू आवेश है, तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना। 2 गुना होता तो 2 से गुणा कर देते, 3 गुना होता तो 3 से गुणा कर देते। 1/ε0 गुना है तो हमने 1/ε0 से गुणा कर दिया, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, Q और 1 की जब हम गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, Q/ε0। ओके, तो ये हो गया फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। यहाँ पर ε0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, सब बता ही चुके हैं ना। ε0 क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, ठीक है। आर्यन बताइएगा इसका वैल्यू क्या होता है ε0 का, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, आगे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है ना। चलो ठीक, तो ये याद रखिएगा, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम कहते हैं। गॉस थ्योरम क्या है, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। गॉस थ्योरम में बताया गया कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, मतलब फाई ई जो होता है, वो Q का 1/ε0 गुना होता है। Q मतलब उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। भाषा बहुत सरल है, अगर इसको दिमाग में रखेंगे तो भाषा सरल है। सबसे पहले इसके बारे में बात करनी है, किसी ये फाई ई क्या है, बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। स्टेटमेंट खत्म, ठीक है। ये हो गया फाई इज इक्वल टू Q/ε0, ये याद रखिएगा, ये गॉस थ्योरम है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। ये थ्योरम आखिर गॉस ने कैसे प्रूफ किया, ये कैसे बनाई, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो इसको नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लो और फिर हम लोग चलते हैं इसके प्रूफ की ओर, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं गॉस थ्योरम का, मिटा दें। हाँ, प्रूफ देखते हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या किया, कोई एक बंद पृष्ठ ले लिया, कोई बंद पृष्ठ ले लीजिएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है वो गोल हो, टेढ़ा मेढ़ा किसी प्रकार का हो सकता है, बंद पृष्ठ होना चाहिए केवल, वो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, ठीक है। तो हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया, कोई टेढ़ा मेढ़ा जिस प्रकार का लेना चाहो आप ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि चित्र बनाते समय आप ध्यान दो कि ऐसे ही बनाना है तुमको,
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा किसी प्रकार का एक बंद पृष्ठ ले लिया, इसके किसी बिंदु पर या इसके भीतर हमने एक आवेश मान लिया है Q है, ये Q आवेश इसमें स्थित है, ठीक है। Q आवेश स्थित है, इस बिंदु का नाम कुछ दे दें, नाम दे देते हैं O एक बिंदु है, इस पर आवेश स्थित है +Q, धनात्मक दे दिया, चलो ठीक है। और ये जो हमने पृष्ठ लिया है, इस पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल जो है वो A है, क्या है A मतलब पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। और हमने इसका छोटा सा क्षेत्रफल लिया, याद रखिएगा आज मैं एक बात बताने जा रहा हूं, फिजिक्स में हमेशा छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम कुछ भी निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें या वैद्युत फ्लक्स निकालें, हमेशा सबसे पहले आपको छोटा सा वैद्युत फ्लक्स या छोटी सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसके बाद में पूरे के लिए निकालेंगे। शुरुआत में हम छोटे के लिए निकालेंगे, बाद में पूरे के लिए निकालेंगे। अच्छा, शुरुआत में छोटे के लिए निकालेंगे तो मतलब जैसे फ्लक्स छोटे के लिए निकाला तो d फाई निकालेंगे, या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो छोटे के लिए तो डी ई निकालेंगे, ठीक है। और जब पूरे की निकालने की बात करेंगे मतलब फाई ई निकालेंगे। फाई का मतलब तब क्या हो जाएगा, फाई ई जब हम निकाल रहे होंगे तो इसका मतलब होगा ये, ठीक है। जो हमारा ये फ्लक्स होगा, पहले छोटे का निकाल लिया है, अब उसका हम समाकलन कर लेंगे, थोड़ी सी इंटर की मैथ की जरूरत पड़ेगी समाकलन के लिए, और हमारा पूरे के लिए निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहां पर मैंने क्या माना है, एक बिंदु O है, इस पर आवेश Q है, और हम निकालना चाह रहे हैं, हमें निकालना क्या है, गॉस थ्योरम में हमें फ्लक्स निकालना है ना, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। और वैद्युत फ्लक्स का अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, E = वेक्टर E डॉट वेक्टर A, यही पढ़ा। फाई E क्या होता है, फाई E वेक्टर E डॉट वेक्टर A, ठीक है। लेकिन हमें डायरेक्ट बड़े चीज निकालनी नहीं है, हमें सबसे पहले छोटा सा फ्लक्स निकालना है। जब छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे तो dA की बात करेंगे, d फाई निकालेंगे, ठीक है। तो हम पूरा क्षेत्रफल नहीं लेने वाले हैं, ये पूरा क्षेत्रफल इसका A होगा, लेकिन हमें चाहिए छोटा सा फ्लक्स, तो हम छोटा सा यहाँ पर क्षेत्रफल ले लेते हैं, ये ठीक है। ये छोटा सा क्षेत्रफल इसका मतलब बाहरी क्षेत्रफल ये ले लिया A, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं, मान लिया ये P है, और P के चारों ओर छोटा सा एक क्षेत्रफल हमने ले लिया है, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल है वो कितना है, dA, कितना है dA, इसका डायरेक्शन ये है, दिशा दिखाई गई, ठीक है। dA की दिशा यही तो होगी, ठीक। अब ध्यान से देखिए, +Q आवेश है, और +Q आवेश बिंदु P पर कुछ ना कुछ तो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, क्योंकि हमें तो E चाहिए ना सबसे पहले। अगर फाई E निकालना है तो E पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो E निकालना है तो E कितना होगा, तो पहले देखें, +Q आवेश है, बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, तो देखें आखिर दूरी कितनी है, कितनी दूरी है, तो अभी हम मान लेते हैं R दूरी है, R दूरी है, R दूरी पर बिंदु P है, और P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है, ठीक है। अब ये कितना यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा ये देखना है, तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र देखेंगे, आखिर ये कितना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। +Q आवेश द्वारा बिंदु P पर बनाया गया वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई, E बराबर, हमने बताया था किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला, किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला दूसरी क्लास में पढ़ा था शायद, ठीक है। मैंने क्या बताया था, E = KQ/R², यही होता है किसी भी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर E = KQ, Q फॉर, यहाँ पर तो Q है ना ये स्मॉल वाला, तो Q/R², दूरी R ही है तो R² रखेंगे। ये वैद्युत क्षेत्र बनाया जाएगा भाई, यही तो बनाया जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र बन गया। चलो ठीक है, एक चीज निकल आई, E निकल आई, और हमें क्या चाहिए, dA और चाहिए, A नहीं लेना है, पहले dA की बात करें हम ना, dA चाहिए तो dA रहेगा ही, और इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा बताओ भाई, हमने बताया था +Q आवेश है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पूछ रहे, तो ऐसे सीधे होगी इसके जस्ट दूर की ओर। बिंदु +Q आवेश यहाँ पर है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी ना,
यही तो होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यही तो है। इनके बीच में कुछ कोण बन रहा है, ई और डी ए के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। ठीक, कितना कोण बना, थीटा। और अगर हमने कोण निकाल लिया है तो अब हम लोग ध्यान से देखें, ई हमने निकाल लिया और डी ए हमें पता है, क्षेत्रफल हमारा अवयव है डी ए। अब हम लोग निकालते क्या हैं, हमें निकालना क्या है, वैद्युत फ्लक्स। तो अब निकालते हैं बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव जो डी ए है, इस डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वही तो है। तो अभी इस पृष्ठ से टोटल कितनी बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है वो तो बाद की बात है, हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु P के चारों ओर, यहीं पर लिख देते हैं बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव, छोटा सा क्षेत्रफल होता है तो इसे हम क्षेत्रफल अवयव बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल अवयव क्या है, डी ए, ये वेक्टर डी ए से गुजरने वाला या से निर्गत, ठीक है, से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, निकालें तो ये फ्लक्स मतलब डी फाई ई होगा ना, छोटा सा क्षेत्रफल है तो इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई की बात हम करेंगे। ठीक है, सो डी फाई ई थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, डी फाई ई इक्वल क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। यही हमारे पास सूत्र है वैद्युत फ्लक्स का, यही तो सूत्र है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यहां पर हम क्या करें, डी फाई ई लिखें, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। जब हम वेक्टर हटाएंगे तो क्या आएगा बताओ भाई, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, डी फाई ई बराबर में ई का वैल्यू बता दो, ई अरे अभी तो हमें पता है के क्यू अपान आर स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू में डी ए कॉस थीटा। बात क्लियर। अब एक चीज तुमको जो दिखनी चाहिए शायद नहीं दिख रही है तुम्हें, इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आप कल वाली क्लास भूल चुके हो। कल वाली क्लास जो हमने लास्ट में पढ़ाया था, जस्ट खोल के देखो अपनी कॉपी में, और एक सूत्र तुम्हें दिख रहा होगा डी ओमेगा का, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, यही था ना, डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर इधर कर लो भाई, तो कुछ फॉर्मूला बना, क्या बना, ध्यान से देखिए, डी फाई ई इज इक्वल टू के क्यू अलग रखें, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है, डी ओमेगा का है। सो डी फाई ई इज इक्वल टू के क्यू इंटू डी ओमेगा। ठीक, अब इतना पर क्लियर है। ये हमने वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। निकालना क्या था, वैद्युत फ्लक्स ही निकालना था, लेकिन हमें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अभी हमने वैद्युत फ्लक्स किसके लिए निकाला है, इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब जब हम छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल चुके हैं तो अब हम संपूर्ण की बात करेंगे, और संपूर्ण की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन इसका कर लेना है, वही तो संपूर्ण होगा। ठीक है, तो निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, या फिर हम ऐसे किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो बंद पृष्ठ होता है उसे हम गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो ऐसे लिख सकते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो लिखें संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ओके, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा, जिसे हम केवल फाई ई बोलेंगे, अब उसे डी फाई थोड़ी बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, फाई ई बोलेंगे। फाई ई का मतलब क्या है, यही है कि नहीं, यही है, फाई ई का मतलब है क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई, यही मतलब हुआ। चलो ठीक, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई का वैल्यू क्या है भाई, लिख रहा है यहां पे, के क्यू इंटू डी ओमेगा। ठीक, के कांस्टेंट है, क्यू
अरे क्यू थोड़ी बदल जाएगा, ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्या क्यू बदल जाएगा? उसके भीतर वही तो है। तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, ये बदलेंगे नहीं, ठीक है। के क्यू बाहर, इंटीग्रल के भीतर क्या बचा? इंटीग्रल डी ओमेगा को क्या हम केवल ओमेगा लिख सकते हैं? या फिर इंटीग्रल डी ओमेगा का मतलब क्या है? संपूर्ण घनकोण। डी ओमेगा छोटा सा घनकोण, इंटीग्रल डी ओमेगा का मतलब क्या है? संपूर्ण घनकोण का मतलब क्या है? 4 पाई। तो इंटीग्रल डी ओमेगा की जगह पर हम 4 पाई लिख सकते हैं क्या? लिख दें, फ्री में लिख दें, लिख देते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या बना? के क्यू इंटू में 4 पाई। अच्छा, मैंने बताया था के का मतलब क्या होता है? के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के बराबर क्या होता है? के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी का वैल्यू होता है 9.0 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे कुछ होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो के का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे लिखिए जरा, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू हो गया 4 पाई हो गया, 4 पाई से 4 पाई खत्म, क्यू और 1 की गुणा। भाई यही है क्या? गॉस थ्योरम। आ गया ना प्रूफ? ठीक है, तो ये था हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं है, सरल है, समझना है, बस समझना है, ठीक है। तो ये फालतू की बातें जो बोर्ड पे लिखी हैं वो सब हम मिटा देते हैं। हाँ, वो नोट कर लीजिएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले गॉस थ्योरम हेडिंग डालिएगा और इसमें इस चित्र को बनाइएगा और यहाँ पर घनकोण या थोड़ा दिखा देना कहाँ पर घनकोण है। तो घनकोण को दिखाना है तो ऐसे 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 ऐसा 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 मिला दें और यहाँ पर ये घनकोण बन रहा है ना डी ओमेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। और चित्र बनाने के बाद में थोड़ा सा हम बोलेंगे, वो लिखेंगे, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक, इसका प्रूफ। तो करिए जल्दी। चलो लिखो, फिर लिखिएगा। सबसे पहले माना एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर किसी बिंदु O पर, जिसके भीतर किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। जो चित्र में दिख रहा है बस वही बोलना है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। पृष्ठ पर एक बिंदु P है, पृष्ठ पर एक बिंदु P है, पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए, चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। यहां पर पृष्ठ ऐसे है, लंबवत इसके बाहर की ओर क्षेत्रफल, ठीक है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तब के बाद ये नोट करना शुरू कर दो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक, पूरा नोट कर लीजिए। ठीक, सुनिएगा एक बार। गॉस थ्योरम का प्रूफ हम लोगों को लेना है। गॉस थ्योरम का जो कथन था वो हम लोगों को पता है। गॉस थ्योरम का कथन क्या है? इसमें बताया गया किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। इसका प्रूफ ये है
कि हमने कोई एक बंद पृष्ठ लिया, इसमें कोई आवेश स्थित कर लिया Q, ठीक है, और इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P ले लिया और P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA ले लिया है, ठीक है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, E और dA के बीच का कोण थीटा है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो E × KQ/r², ये हमारे पास फॉर्मूला पहले से पता है, ठीक है। किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = KQ/r², पहला चीज हो गया। उसके बाद में बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव dA से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, d phi E बराबर क्या होता है, वेक्टर E × वेक्टर dA, ठीक है। जब भी हम वेक्टर हटाते हैं तो dA cos थीटा हो जाएगा, E dA cos थीटा हो गया। सो d phi E बराबर E का वैल्यू रख लिया KQ/r² × में dA cos थीटा। जैसे ही हमने ये लिखा तो हमें पता चला dA cos थीटा और अपान में r² पहुंच जाए तो dA cos थीटा/r² होता है घन कोण का सूत्र, मतलब d ओमेगा का सूत्र, ठीक है। तो हमने dA cos थीटा/r² को अलग करके वहां पर dA cos थीटा/r² की जगह पर d ओमेगा लिख दिया, यहाँ पर हमने दिखा दिया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया KQ ऐसे रहेगा और इसकी जगह पर हो गया d ओमेगा, ठीक। ये हमने फ्लक्स निकाला किसके लिए है, ये केवल और केवल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। हमें जब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात हम जब करेंगे तो phi E लिखेंगे, और phi E क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल d phi A, ठीक है। d phi E का वैल्यू KQ × d ओमेगा लिख लिया, KQ कांस्टेंट है बाहर कर दिया, इंटीग्रल में d ओमेगा बचेगा। इंटीग्रल d ओमेगा से हमें याद आया कि इंटीग्रल d ओमेगा का मतलब होता है संपूर्ण घनकोण। अब ये संपूर्ण घनकोण है तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू होगा 4 पाई, ठीक है। यहाँ पर हमने दिखा दिया है इंटीग्रल d ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 4 पाई, तो ये हो गया 4 पाई। अब 4 पाई जब आया तो हमें पता चला k के मान में भी 4 पाई होता है, तो k का मान उस तरह से लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, इनटू में q और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। अच्छा, यहाँ पर जो q है, q का मतलब है कुल या नेट वैद्युत आवेश की बात हम कर रहे हैं। स्टेटमेंट में बोला गया है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। मतलब अगर इस पृष्ठ के भीतर 2-3 आवेश उपस्थित होते हैं, जैसे मान लिया ये पृष्ठ है और इसमें Q1 होता, Q2 होता, Q3 भी होता, तो इनका नेट आवेश हम लोग निकाल लेते हैं। नेट आवेश मतलब Q का, यहाँ पर उस Q का मतलब ये होगा Q1 + Q2 + Q3, जितने भी होंगे उनका योग कर लेंगे, ठीक है। तो या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, Q की जगह पर सिग्मा Q लिखा मिलता है, सिग्मा का मतलब भी योग होता है, ठीक है। तो नेट आवेश यहाँ पर कुल आवेश ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया 5 कूलाम है, ठीक है, और दूसरा -3 कूलाम है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कूलाम बचेगा। तो नेट आवेश की हम बात करेंगे, ठीक। तुम भी गिर लो, ठीक। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, ये समझ गए हैं, मिटा देना। अब छोटी छोटी 2-3 बातें देखेंगे, फिर हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया गया है गॉस थ्योरम का, ये हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले, उन प्रयोगों को पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातें और ज़रूरत पड़ेंगी। ये भाई जो शुरुआत में हम छोटी छोटी जो बातें बताते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं उसको समझने के लिए। मैंने अगर इंटीग्रल d ओमेगा का मतलब नहीं बताया होता, 4 पाई होता है, और मैं यहीं पर आकर के डायरेक्ट रख देता ये 4 पाई होता है, तो फिर तुम कहते ये 4 पाई लिख दिया, कैसे लिख दिया, पता नहीं कैसे लिख दिया। तो ये जो छोटी छोटी बातें हम बताते हैं उन पर भी बहुत फोकस करिएगा, ठीक है। पहली बात जो हमें जाननी है, आवेश का रेखीय घनत्व या फिर रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। क्या? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है। मैंने कोई आवेश लिया और उस आवेश को किसी क्षण पर दे दिया, कोई लंबी सी क्षण है जिससे कुछ लंबाई है, और हमने उस आवेश को लेकर के उस क्षण को दे दिया। मान लिया हमने 10 कूलाम का आवेश लिया और इस क्षण की लंबाई मान लिया हमने
कि इस क्षण की लंबाई जो है वो 4 मीटर है। ठीक, 4 मीटर क्षण की लंबाई है, 10 कूलाम का आवेश इस 4 मीटर लंबे क्षण को हम दे रहे हैं। ठीक, तो जब ये आवेश दिया जाता है तो किसी एक जगह पर तो रहेगा नहीं, इसकी पूरी लंबाई पर एक समान रूप से ये वितरित हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये पूरी लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए बी है हमारा ये लंबाई। ठीक, 4 मीटर की लंबाई माना है हमने ये। ठीक है, 4 मीटर की लंबाई है और 10 कूलाम का आवेश दिया है। आवेश कितना दिया? आवेश दिया 10 कूलाम। लंबाई कितनी? लंबाई 4 मीटर। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि 4 मीटर की लंबाई पर अगर 10 कूलाम आवेश है तो 1 मीटर की लंबाई पर बताओ कितना आवेश होगा? 1 मीटर लंबाई पर उपस्थित आवेश बताइएगा। 1 मीटर की लंबाई पर उपस्थित आवेश कितना होगा? 4 मीटर लंबाई पर 10 कूलाम आवेश आ जाता है, तो 1 मीटर की लंबाई पर कितना आवेश आएगा? 10/4। 10/4 कितना आएगा? कितना आएगा? 10/4 ना भाई, ढाई आ जाएगा। 2.5 ढाई 1 मीटर पर, दूसरे मीटर पर ढाई, फिर तीसरे मीटर पर ढाई, चौथे मीटर पर ढाई, ढाई 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 4 बार करोगे 10 हो जाएगा 10 कूलाम कुल। समझ पा रहे हैं ना? 1 मीटर की लंबाई पर कितना आवेश आया? 10/4 कूलाम आवेश आया। किस पर? प्रति मीटर पर। 10 कूलाम आवेश 4 मीटर की लंबाई पर। मतलब अब देखेंगे अगर तो हमें पता चलेगा 2.5 कूलाम आवेश प्रति मीटर की लंबाई पर आ जाता है। प्रति मीटर मतलब हर 1 मीटर पर कितना आवेश आ जाता है? 2.5 मीटर। तो जो 2.5 निकल के आया है ना, इसी को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व तो कहेंगे। रेखीय आवेश घनत्व तो है क्या एक्चुअल में? है तो आवेश ही है, आवेश ही, लेकिन वो आवेश कितनी लंबाई पर? 1 मीटर की लंबाई पर जितना आवेश होगा। अब यहाँ पर हम 1 मीटर का भी नाम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर लंबाई सेंटीमीटर में होगी तो 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, मीटर में होगी तो मीटर बोलेंगे 1 मीटर, डेसीमीटर में होगी तो 1 डेसीमीटर बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं? मीटर या किसी मात्रक का नाम नहीं लेंगे, हम केवल उसको मात्रक बोल देंगे कि एकांक लंबाई। ठीक है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर ना बोल करके एकांक लंबाई उसे बोलेंगे। एकांक लंबाई का मतलब जिस मात्रक में वो दिया होगा उस मात्रक की एक इकाई। ठीक है, 1 मीटर में दिया है तो एकांक का मतलब 1 मीटर हो गया, सेंटीमीटर में दिया है तो एकांक का मतलब 1 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना? तो एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहता है। अगर हमने 100 कूलाम आवेश दिया, 10 मीटर की लंबाई का तार था, 100 कूलाम आवेश दिया, तो उसका रेखीय आवेश घनत्व कितना हुआ? 10। 100 को 10 से भाग कर लिया, 1 मीटर पर कितना आवेश आएगा? 10 कूलाम। समझ पा रहे हैं ना? तो ये हम देख रहे हैं कि एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होगा उसी आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे, जिसे हम लोग व्यक्त करेंगे लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा। ठीक है, तो इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से व्यक्त करते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा? ये रेखीय आवेश घनत्व तो है, इसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कह रहे हैं, मतलब यही लैम्डा है। सो लैम्डा हमने निकाला कैसे? 10 को 4 से भाग किया। 10 का मतलब आवेश को, आवेश मतलब Q को हमने 4 से भाग किया। 4 मतलब लंबाई, लंबाई मतलब L से भाग किया। तो फार्मूला लैम्डा का क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। ठीक है, आवेश को अगर लंबाई से भाग दे दिया तो रेखीय आवेश घनत्व निकल आएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ठीक, इसका सूत्र हो गया लैम्डा बराबर Q/L। 2.5 अभी बता रहे हैं इसका सूत्र। ठीक है, इसका सूत्र क्या हो गया? लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। और यहाँ पर अगर मात्रक की बात करेंगे तो Q का मात्रक बताइए भाई, कूलाम, और लंबाई का मात्रक बताओ। तो इसका मात्रक कूलाम
प्रति मीटर। मीटर स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, स्क्वायर है ही नहीं जब, ठीक है। लंबाई का मात्रक केवल मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। बात क्लियर है ना। इसको हेडिंग डालिए, जल्दी से लिख लें, फिर आगे बढ़ें, अगली कहानी देखें। लिखिएगा रेखीय आवेश घनत्व, हेडिंग डालें, उसमें लिखिएगा किसी चालक की एकांक लंबाई पर, किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। हम रेखीय आवेश घनत्व की बात वहीं पर करेंगे जहां पर किसी जो चालक होगा उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई उसकी लगभग नगण्य मानते हुए चलते हैं उस समय, ठीक है। जैसे तार है, तो तार को जब हम आवेश देंगे तो वहां पर हम रेखीय आवेश घनत्व की ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखिएगा नीचे, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, ये याद रखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल। चलो अब अगली बात कर लेते हैं जल्दी से, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। ये रेखीय आवेश घनत्व था। रेखीय का मतलब किसी रेखा पर वितरित होगा, लंबाई पर वितरित होगा, तो हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, ठीक है। जब पृष्ठ पर वितरित होगा, किसी क्षेत्रफल पर आवेश फैला होगा, तो ऐसी स्थिति में हम पृष्ठीय आवेश घनत्व या फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे, ठीक है। तो अब हेडिंग डालेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व ये क्या होता है, तो पृष्ठ घनत्व की जब बात करेंगे इसका मतलब है वहां पर क्षेत्रफल होना चाहिए, तो कोई प्लेट हो या फिर गोला हो, किसी प्रकार का उसमें पृष्ठ होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। अब तार लंबाई मायने नहीं रखेगी, वहां पर एक क्षेत्रफल उसमें होना चाहिए। तो मान लिया हमने कोई प्लेट लिया और उस प्लेट को हमने अब की बार आवेश दिया है Q, ठीक है। अब ये आवेश वही हम मान लें कि 10 कूलाम आवेश इसको दे दिया, उसी प्रकार से, ठीक है। समझने का प्रयास करें, मैंने क्या बोला कि 10 कूलाम आवेश दे दिया और इसका जो क्षेत्रफल था मान लिया 4 वर्ग मीटर है, 4 वर्ग मीटर है, 10 कूलाम आवेश है, ठीक। तो 1 वर्ग मीटर पर कितना आवेश होगा, वही सिंपल है। वहां पर एकांक लंबाई की बात कर रहे थे, यहां पर एकांक क्षेत्रफल की बात करेंगे बस, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होगा उसे हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा उसे आवेश का रेखीय घनत्व या फिर रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख देते हैं, डायरेक्ट समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको व्यक्त किससे करते हैं, तो याद रखिए इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, और ये सुंदर सा सिग्मा हम लोग ऐसे बनाते हैं, डोल डोल बना के थोड़ा सा आगे निकाल लो, ठीक है। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, तो लिखिएगा, बोल दें, लिख लो ऐसे, ठीक है। लिखो, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ये अपना सिग्मा है,
ठीक। एक सिग्मा हम लोग ऐसे ही पढ़े थे, ये बड़ा सिग्मा बोला जाता है, ये छोटा सिग्मा बोला जाता है। बोलते केवल सिग्मा है, उसे छोटा बड़ा लिखे ना धोखे से, ठीक है। इस समय सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, सिग्मा क्या होगा? क्यू को वहां पर लंबाई से भाग करते थे, यहां पर क्यू को किससे भाग करना होगा? क्षेत्रफल से भाग करना होगा। मतलब क्षेत्रफल मतलब ए फॉर एरिया, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होगा, तो मात्रक कूलाम प्रति, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई 2 होती है, तो एल लंबाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। फार्मूला नीचे लिख लें, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। आवेश का आयतन घनत्व भी होता है, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। उसी प्रकार से फार्मूला, उसी प्रकार से परिभाषा, जो हमको जरूरत पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। और जब जरूरत जो चीज ना पड़े तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, फालतू की बातें, ठीक है। आवेश का रेखीय घनत्व याद रखेंगे, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक। कहानी खत्म होती है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन, आगे की चर्चा करेंगे। बाय बाय, गुड बाय।